3 जुलाई 2007 को हिंसा की शुरुआत तब हुई जब इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में पढ़ रहे छात्रों ने पास के एक दफ्तर पर हमला कर दिया। उस दौरान उनकी वहां तैनात पुलिस वालों से भी झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। लाल मस्जिद में घिरे हुए छात्रों ने इसका जवाब ऑटोमेटिक हथियारों से गोलाबारी करके दिया। इसमें एक गोली लॉन्स नायक मुबारक हुसैन को लगी और उनकी वहीं पर फौरन मौत हो गई। लाल मस्जिद साल 1965 में तैयार हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम लाल मस्जिद इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी दीवारें लाल रंग से रंगी हुई हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इसका नाम सम्मानित सिंधी सूफी संत लाल शहबाज कलंदर के नाम पर रखा गया था। शुरुआत से ही यह मस्जिद कराची के कट्टरपंथी धार्मिक विचारक जामिया बिनोरिया के कार्यकलापों का केंद्र रही है। इसको पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्री का भी नाम दिया गया क्योंकि कई कट्टरपंथी नेता जैसे जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और पाकिस्तान तालिबान के कमांडर अब्दुल्लाह महसूद यहीं से निकले हुए थे। सन 1998 में लाल मस्जिद के प्रमुख मौलाना अब्दुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद उनके दोनों बेटे मौलाना अब्दुल अजीज़ और अब्दुल राशिद गाजी चर्चा में आए। अब्दुल अजीज़ अपने पिता के बड़े अजीज़ बेटे थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही धर्म का रास्ता चुना। राशिद जन्म से ही विद्रोही थे। वो पश्चिमी कपड़े पहनते थे। उन्होंने इस्लामाबाद के कायदे-ए-आज़म विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। बाद में वो यूनेस्को में सहायक निदेशक हो गए। उनके पिता उनसे बहुत ही नाराज़ हुए कि उन्होंने अपनी वसीयत में अपने बड़े बेटे को अपनी पूरी संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया। जब 1998 में मौलाना अब्दुल्ला की हत्या कर दी गई और उनके हत्यारों को कोई सज़ा नहीं मिली तो राशिद का जीवन एक तरह से बदल सा गया। वो एकदम से धार्मिक हो गए और लाल मस्जिद के प्रशासन में अपने भाई मौलाना अब्दुल अजीज़ का हाथ बटाने लगे। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। हालांकि उन्होंने इमाम बनने की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके विश्लेषणात्मक कौशल, मृदुभाषी शख्सियत और अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता ने उन्हें लाल मस्जिद का सार्वजनिक चेहरा बना दिया। 20 मार्च 2007 में गार्डियन में द बिजनेस इज़ जिहाद शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में डिलन वेल्स ने लिखा, राशिद ने दावा किया कि वो अपने पिता के साथ कंधार में ओसामा बिन लादेन से मिले थे। इस बैठक के बाद उन्होंने उस गिलास में उठकर पानी पी लिया जिससे लादेन पानी पी रहे थे। लादेन ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि उन्होंने यह हरकत क्यों की। गाजी का जवाब था, मैंने आपके गिलास से पानी इसलिए पिया ताकि अल्लाह मुझे आप जैसा बहादुर बना दे। 11 सितंबर के हमले के बाद जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया तो लाल मस्जिद ने इसका घोर विरोध किया। मार्च 2004 में लाल मस्जिद ने एक फतवा जारी किया जिसमें कहा गया कि मुसलमान अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को इस्लामी तरीके से दफन करने से इनकार कर दे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को ये भी सूचना मिली कि कबायली इलाकों में पाकिस्तानी सेना से लड़ने जाने से पहले लाल मस्जिद को चरमपंथी ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जून 2007 में लाल मस्जिद में पढ़ने वाले छात्रों के एक समूह ने एक चीनी मसाज पार्लर और एक्यूपंक्चर सेंटर पर धावा बोल दिया। इस हमले में बुर्का पहने 10 लड़कियां भी थीं। उन्होंने 3 सुरक्षाकर्मियों को काबू करते हुए 7 चीनी कर्मचारियों और उनके ग्राहकों को अपने साथ जामिया हफ्जा मदरसा चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद लाल मस्जिद के प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मसाज सेंटर को वेश्यालय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारी चेतावनी के बावजूद जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड्रू इस्माइल अपनी किताब द चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशियाज न्यू जियो पॉलिटिक्स में लिखते हैं, चीनियों का अपहरण एक तरह से सामरिक लक्ष्मण रेखा को पार करना था। इस पर बीजिंग का गुस्सा स्वाभाविक था। चीनी समाज के असरदार तबके ने इसे कम्युनिस्ट पार्टी के हौसले के इम्तिहान के तौर पर लिया। चीन में सवाल उठाया गया कि वो कैसे अपनी राजधानी में 7 चीनी नागरिकों का अपहरण होने दे सकता है। पाकिस्तान में अधिकतर लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि राष्ट्रपति हू जिनताओ पाकिस्तान में चीनी राजनयिकों से इस मुद्दे पर लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे।
इस्लामाबाद में चीन के राजदूत ने गाजी से टेलीफोन पर बात की। इसके बाद दोनों पक्षों में 5 घंटे तक टेलीफोन पर बात हुई। इसमें राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भी भाग लिया। गाजी को ये आश्वासन दिया गया कि इस तरह के मसाज पार्लर्स पर रोक लगा दी जाएगी। तब जाकर चीनी बंधकों को छोड़ा गया। लेकिन गाजी ये कहने से नहीं चूके कि हमने पाकिस्तान चीन की दोस्ती को देखते हुए ये कदम उठाया। चीनी महिलाओं को बुर्का पहनाकर मदरसे से बाहर निकाला गया। चीनी अखबार संघाई डेली ने लिखा, 27 जून को हुई चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और पाकिस्तानी गृह मंत्री की मुलाकात के कुछ दिनों के अंदर ही मुशर्रफ ने लाल मस्जिद से चरमपंथियों को बाहर निकालने का फैसला लिया। ऑपरेशन साइलेंस का हुक्म दे दिया। बाद में इसका नाम बदलकर ऑपरेशन सनराइज कर दिया गया। बाद में मुशर्रफ ने सफाई दी, मुझे लाल मस्जिद पर हमला करने का आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि मैं निजी तौर पर शर्मसार हुआ था और मुझे चीनियों से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। 3 जुलाई 2007 को सुरक्षा बलों ने लाल मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया। जब पाकिस्तान सरकार ने सभी डॉक्टरों को अस्पतालों में उपस्थित रहने के लिए कहा और हवाई अड्डों को अलर्ट रहने के आदेश मिले, तभी लगने लगा कि सुरक्षा बल लाल मस्जिद के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब्दुल अजीज़ की पत्नी उम्मे हसन ने धमकी दी कि अगर सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया तो हम आत्मघाती बमों का हमला करेंगे। इस बीच लोगों की सहानुभूति चरमपंथियों के साथ होने लगी थी। एडम डोलनिक और खुर्रम इकबाल अपनी किताब नेगोशिएटिंग द सीज ऑफ द लाल मस्जिद में लिखते हैं कि हताहतों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने वादा किया कि जो लोग मस्जिद से बिना हथियार के बाहर आएंगे उन्हें माफ़ी के साथ साथ 5,000 रुपये का नकद भी दिया जाएगा। यही नहीं, उनका बेहतर स्कूल में दाखिला कराने का वादा भी किया गया। इसके लिए 11:30 बजे की समय सीमा निर्धारित की गई, जिसे लाउड स्पीकर पर ऐलान कर कई बार बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरेंडर हो सकें। शाम होते होते करीब 1100 छात्र मस्जिद के बाहर आ चुके थे। सरेंडर करने वालों में बुर्का पहने 200 लड़कियां भी थीं। चरमपंथियों पर दबाव बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर मस्जिद के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। रात को मस्जिद की बिजली भी काट दी गई। सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसका जवाब उन्होंने गोलियां चला कर दिया। जैसे ही शाम घिरी, गाजी बंधुओं ने कुछ लचीलापन दिखाना शुरू कर दिया। राशिद गाजी ने कहलवाया कि वो सेना के सामने नहीं, धार्मिक उलमाओं के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। उन्होंने ये भी मांग की कि उन्हें सुरक्षित राजनपुर जिले में उनके गांव जाने दिया जाए। सरकार ने साफ किया कि सरकार को अपनी ही राजधानी में चुनौती देने के लिए गाजी भाइयों को कानून का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, ये भी साफ किया गया कि उन्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी और उन पर आतंकवाद, सुरक्षा बल के एक जवान की हत्या और चीनी नागरिकों के अपहरण का मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरे दिन तड़के मौलाना अब्दुल अजीज़ को पर्दानशीन महिला के रूप में मस्जिद से भागते हुए पकड़ लिया गया। डॉन अखबार ने अपने 5 जुलाई 2007 के अंक में चीफ क्लेरिक हेल्ड शीर्षक से छपी खबर में लिखा, अब्दुल अजीज़ को तब पकड़ा गया जब एक महिला कांस्टेबल को उन पर शक हो गया। बुर्का पहने अब्दुल अजीज़ के साथ चल रही लड़कियों ने कांस्टेबल से कहा, उनकी तलाशी मत लीजिए, ये हमारी चाची हैं। तथा कथित चाची से बुर्का हटाने के लिए कहा गया। जब नकाब हटाया गया तो वो लाल मस्जिद के प्रमुख मौलाना अब्दुल अजीज़ निकले। बाद में एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि संभवतः अजीज़ अपने कद और मोटापे की वजह से पकड़ लिए गए हैं। किसी धार्मिक चरमपंथी के लिए जो हिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वास रखता हो और जो इस्लामी राज्य की मुहिम में शहीद होने की वकालत करता हो, इस तरह बुर्का पहनकर संघर्ष से भागने की कोशिश करना बहुत अपमानजनक था। गिरफ्तार किए जाने के बाद मौलाना को पाकिस्तान टीवी के मुख्यालय ले जाया गया। वहां उनका सामना धार्मिक मामलों के मंत्री एजाजुल हक से हुआ। मौलाना ने हक से उन्हें छोड़ने की अपील की। एजाजुल हक ने कहा कि अगर वो अपने भाई और दूसरे लोगों का आत्मसमर्पण करवा देते हैं तो उन्हें छोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। एडम डोलनिक और खुर्रम इकबाल लिखते हैं, टीवी पर चले लाइव इंटरव्यू में मौलाना अब्दुल अजीज़ को बुर्का पहने दिखाया गया। फिर उनसे टीवी कैमरे के सामने बुर्का उतारने के लिए कहा गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने मस्जिद से बच निकलने का इतना शर्मनाक रास्ता क्यों चुना,
तो उनका जवाब था कि इस्लाम में इसकी अनुमति है और ऐसा करने की उन्हें कोई शर्म नहीं है। टीवी पर मौलाना की इस तरह की हंसी उड़ाए जाने को देखकर मस्जिद के अंदर रह रहे चरमपंथियों ने बाहर न आने का फैसला किया। उन्हें डर था कि उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। इस बीच सुरक्षा बलों ने नियंत्रित विस्फोट कर लाल मस्जिद की बाहरी दीवारों में छेद करने शुरू कर दिए। जब आधी रात को कुछ चरमपंथियों ने दीवार फलांग कर भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़ लिया गया। अंदर से सुरक्षा बलों पर तेज फायरिंग की गई, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने उतनी ही तेजी से दिया। चरमपंथियों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फेंका और सैनिक हेलीकॉप्टर पर नीचे से फायरिंग की। चौथे दिन चरमपंथियों ने सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति मुशर्रफ की हत्या का प्रयास किया। दिल्ली टाइम्स ने 7 जुलाई 2007 के अपने अंक में लिखा, जैसे ही मुशर्रफ के विमान ने चकलाता हवाई ठिकाने से उड़ान भरी, उस पर नीचे से मशीन गन से 36 राउंड गोलियां चलाई गईं। ये गोली चकलाता हवाई ठिकाने से थोड़ी दूर 1-2 मंजिले घर की छत से चलाई गई। सुरक्षा बलों ने मकान के मालिक मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर उनके घर को सील कर दिया। जब सुरक्षा बलों ने लाल मस्जिद का घेराव अगले दिन भी नहीं छोड़ा तो अब्दुल राशिद गाजी ने ऐलान किया कि वो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस बीच सुरक्षा बलों ने मस्जिद की गैस सप्लाई भी काट दी। 7 जुलाई को मस्जिद के अंदर राशन और हथियारों की कमी साफ दिखाई पड़ने लगी, लेकिन अंदर मौजूद चरमपंथी अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। रात 1:18 पर सुरक्षा बलों ने 3 बड़े विस्फोट किए, जिससे मस्जिद की बाहरी दीवारों के कुछ हिस्से नष्ट हो गए। इसके बाद हुई फायरिंग में मौलाना अब्दुल अजीज़ का बेटा घायल हो गया और एसएसजी के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को भी गोली लगी। उनको एक स्थानीय अस्पताल पर ले जाया गया, जहां शाम को उनकी मृत्यु हो गई। इस्लाम पर एक मीनार से बाकायदा निशाना लेकर गोली चलाई गई। कर्नल हारून राष्ट्रपति मुशर्रफ के नज़दीकी दोस्त थे। उनकी हत्या ने मुशर्रफ को और नाराज़ कर दिया और उन्होंने मस्जिद के अंदर धावा बोलने का पूरा मन बना लिया। 9 जुलाई को बंदूकें थोड़ी देर के लिए शांत हुई। उसके दौरान सरकार और उलमाओं की 12 सदस्यों की एक टीम ने गाजी के साथ आमने सामने की बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यह बातचीत कामयाब नहीं हुई। 10 जुलाई को सुबह 4 बजे राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलते ही स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज ने मस्जिद पर 3 तरफ से हमला बोला। मस्जिद की छत पर रेत की बोरियों के पीछे छिपे चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से सैनिकों का आगे बढ़ना धीमा हो गया। चरमपंथियों ने पेट्रोल बम फेंक कर मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की ताकि सैनिकों का आगे बढ़ना रुक जाए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल वहीद अरशद ने बताया कि हथियारों से लैस चरमपंथी महिलाओं और बच्चों का मानव कवच की तरह इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के तहखाने में चले गए हैं। और जुलाई को जियो टीवी के दिए गए अपने अंतिम इंटरव्यू में अब्दुल राशिद गाजी ने कहा, सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मेरी मौत तय है। हम अब भी पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 14 AK-47 राइफलें ही बची हैं। शाम 7 बजे गोली लगने से गाजी की मौत हुई। कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार जब वो हथियार डालने की कोशिश कर रहे थे, उनके अपने ही साथियों ने, जो ऐसा होने देना नहीं चाहते थे, उन्हें गोली मार दी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जावेद इकबाल चीमा ने कहा, लड़कियों के मदरसे से चरमपंथियों को निकालने के दौरान गाजी को गोली लगी। उसको तहखाने में देखा गया। उससे बाहर आने के लिए कहा गया। वो बाहर आया भी, लेकिन उसके साथ 4 या 5 चरमपंथी भी थे जो सुरक्षा बलों पर लगातार फायर कर रहे थे। जब सुरक्षा बलों ने जवाबी गोली चलाई तो गाजी क्रॉस फायर में मारा गया। इस ऑपरेशन की रिपोर्ट देते हुए वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मरने वालों की कुल संख्या 80 से अधिक थी। प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने कहा, 164 सैनिक कमांडोज ने लाल मस्जिद की घेराबंदी की थी। इसमें 10 कमांडो मारे गए और 33 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि 11 जुलाई को मस्जिद से 73 शव बरामद किए गए। ये सभी शव चरमपंथियों के थे। ऑपरेशन समाप्त होने के 48 घंटे बाद पाकिस्तानी सेना मीडिया को लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के अंदर ले गई।
जहां उन्हें बड़ी मात्रा में बरामद किए गए रॉकेट्स, बारूदी सुरंगें, आत्मघाती बेल्ट, लाइट मशीन गन, कैलिशनिकोव रिवॉल्वर और गोलियां दिखाई गईं। जाहिद हुसैन ने अपनी किताब द स्कॉर्पियंस टेल में लिखा, मस्जिद के अंदर का दृश्य बिल्कुल लड़ाई के मैदान जैसा था। तहखाने की दीवारें, जहां राशिद और उनके आधा दर्जन साथियों ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, काली पड़ गई थी। लाशों की बदबू हवा में फैली हुई थी। लड़कियों के मदरसे से खिड़की रहित कमरे में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया था। कमरे में मौजूद लोग बुरी तरह से जल गए थे कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। सुसाइड बॉम्बर का कटा हुआ सिर फर्श पर पड़ा हुआ था। इस ऑपरेशन की तुलना भारतीय सेना के 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से की गई थी, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में मौजूद सिख चरमपंथियों पर धावा बोला था। सिखों के पवित्र धर्मस्थल पर हुए हमले ने दुनिया भर में फैले सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया था और इसकी परिणति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से हुई थी। लाल मस्जिद ऑपरेशन की तुलना 1979 में मक्का में हुई घटना से भी की गई थी, जब चरमपंथियों ने कुछ दिनों के लिए मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया था। ये कब्जा 2 हफ्तों तक चला था। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान में इस हमले के दूरगामी परिणाम देखने को मिले थे। 12 जुलाई को तकरीबन 20,000 कबायलियों ने हाथ में राइफलें लेकर मुशर्रफ और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया था। 17 जुलाई को उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर एक आत्मघाती बम हमला हुआ था, जिसमें 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तालिबान ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उस समय अलकायदा के दूसरे सबसे बड़े नेता अयमन अल जवाहिरी ने पाकिस्तानियों का आह्वान किया था कि वो लाल मस्जिद पर हुए हमलों और वहां पर शहीद हुए लोगों की कुर्बानी का बदला लेंगे। आखिर में सितंबर 2007 में ओसामा बिन लादेन ने भी बयान जारी करके कहा था, हम गाजी और उसके साथ मरे लोगों के खून का बदला मुशर्रफ और उनके साथियों से लेंगे। पाकिस्तान में अचानक चरमपंथी हिंसा बढ़ गई थी और उसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।